Good morning, dear students. I am Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about adjustment entries, समायोजन प्रविष्टियां. The main object of preparation of financial statement is to calculate correct operational result and to disclose correct financial position. It will be possible only when books and accounts are prepared on the basis of accrual concept of accounting. And accrual concept of accounting implies that all the transactions which are related to current year should have been considered and accounted in current year by making some adjustment in incomplete transactions related to incomes, expenses, losses and gains. So we can say that the accrual concept of accounting or accrual basis of accounting direct the way for adjustment entries. What is adjustment entries? Adjustment entries are those entries which are prepared by the accountant of the business at the end of accounting year or financial year while preparing financial statement at end of the accounting year with a view to calculate operational result of business and फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. समायोजन प्रविष्टियों से आशय ऐसी प्रविष्टियों से है जो कि व्यवसाय के लेखापाल द्वारा वर्ष के अंत में उस व्यवसाय का अंतिम खाते बनाते समय व्यवसाय का सही लाभ अथवा हानि की गणना करने और व्यवसाय की सही और उचित आर्थिक स्थिति का प्रस्तुतिकरण करने के लिए की जाती है. समायोजन प्रविष्टियां उन सभी व्यवहारों के लिए की जाती है जो आय और व्यय या संपत्तियों से संबंधित है, दायित्वों से संबंधित है और वर्ष के अंत में उनसे संबंधित कोई ट्रांजैक्शन दोनों पार्टीज, बिजनेस एंड आउटसाइड पार्टीज, दोनों के बिहाफ में जब वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है, तो उसको उस वर्ष से संबंधित व्यवहार को ही हमें चालू वर्ष में जो है लेखा करना है. बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग accrual concept of accounting, we can consider current year's items on the basis of their occurrence. So all the transactions and items which are related to previous year or next year should be avoided. क्योंकि अगर हमें व्यवसाय का सही लाभ और हानि की गणना करनी है, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का प्रस्तुतिकरण करना है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यवहार अधूरे रह गए हैं वर्ष के अंत में उन्हें पूर्ण करना होगा, उन्हें समायोजित करना होगा. इसलिए इससे संबंधित जो प्रविष्टियां की जाएगी उन्हें हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं. तो एडजस्टमेंट एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एट एंड ऑफ द ईयर. तो आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण समायोजनों के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो जब हम एंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले होता है जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्रीज आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन. जब कोई व्यवहार व्यवसाय में होता है उस व्यवहार की उसी समय जो प्रविष्टि की जाती है उसे जर्नल प्रविष्टि कहते हैं. राइट. फिर होता है
समायोजन प्रविष्टि, तो ऐसी प्रविष्टियां जो वर्ष के अंत में उस व्यवहार को पूर्ण करने के लिए, उस वर्ष से संबंधित सही और पूरा हिसाब करने के लिए की जाती है, तो वो हो जाती है समायोजन प्रविष्टि। और क्लोजिंग एंट्रीज या अंतिम प्रविष्टियां वे होती हैं जो वर्ष के अंत में जो है सभी नॉमिनल अकाउंट या नाममात्र खाते के शेषों को, योग को, उनको बंद करने के लिए और अंतिम खाते बनाने के उद्देश्य से की जाती है, उन्हें कहते हैं हम अंतिम प्रविष्टियां। और एक होता है रिवर्स एंट्री या ओपनिंग एंट्री, जो सिर्फ एक्सपेंसेज और इनकम से संबंधित समायोजन है, उनकी ही रिवर्स एंट्री होती है, रिवर्स एडजस्टमेंट एंट्री होती है एट द बिगिनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। आज हम समझ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट इन अकाउंटिंग which are required to be considered while preparing financial statement of that business at end of the year। समायोजन प्रविष्टियां वर्ष के अंत में की जाती है और इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य चालू वर्ष से संबंधित व्यवहारों को, चाहे वो आय से संबंधित हो और चाहे वो व्यय से संबंधित हो, उसको चालू वर्ष में ही समायोजित करना है। Adjustment entries are prepared at end of the year to consider current year's income and expenses in current year while preparing financial statement, irrespective of actual payment of expenses and irrespective of actual receipt of income। तो समायोजन प्रविष्टियों में कुछ महत्वपूर्ण समायोजन जो किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक, हिंदी में इसे बोलते हैं अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक refers to that goods which remain unsold at end of the year and it is that part of total purchase which remain unsold at end of the year is called as closing stock। तो ये अंतिम रहतिया मतलब वह माल का वह भाग जो वर्ष के अंत में जब हम अंतिम खाते बना रहे हैं तब तक बिक नहीं पाया, बिना बिके रह गया, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और ये पार्ट ऑफ परचेज होता है। देखिए, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो परचेज अकाउंट का जो टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर है वो पूरी हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा तलपट के बाहर लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो वर्ष के दौरान क्रय किए गए माल में से ही बिना बिका हुआ माल है, वो क्रय का ही एक हिस्सा है। अगर आप इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाओगे तो देयर विल बी डबलिंग ऑफ द फिगर, कि जो माल का मूल्य परचेज में भी शामिल है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख दिया, और क्लोजिंग स्टॉक के रूप में भी अगर आपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख दिया तब हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज फुटनोट। और जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन होते हैं एट एंड ऑफ द ईयर विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, दे आर रिकॉर्डेड एज ए फुटनोट ऑफ द ट्रायल बैलेंस and they are to be adjusted while preparing financial statement of current year। और उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाई जाती है, और हर एक एडजस्टमेंट का एक एंट्री बनाने के साथ साथ उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन भी होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट कौन कौन से, उनकी एंट्री क्या होती है और उनको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए तब भी ठीक है, अदरवाइज सेकंड वीडियो में हम बनाएंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स टू नो द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड particularly how to make adjustment in financial statement. If you want to become a perfect accountant, you have to have the knowledge of the entire process of accounting. You have to have knowledge of methodology of preparation of financial statement with adjustment.
एक होता है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, वो सिंपल हो जाता है। लेकिन जब हमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बनाना है तो एडजस्टमेंट और पेंडिंग ट्रांजैक्शन तो व्यवसाय में किसी भी प्रकार का किसी भी आइटम से संबंधित हो सकता है। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें उसका ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है इसको एसेस करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी एंट्री करनी होती है। तो आज हम क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग मैंने बताया आपको। क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखाते हैं? पहले जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाते हैं। अब इसकी जब वो बाहर दिखाया हुआ है और इसकी एंट्री करनी है ना, तब एंट्री क्या बनेगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा फाइनल अकाउंट बनाते समय। बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी और इसका प्रेजेंटेशन कहाँ होगा? क्लोजिंग स्टॉक given outside the trial balance will be shown in the credit side of trading account and in the asset side of the balance sheet under the heading current assets। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग हो गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री होगी और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ प्रेजेंट करेंगे ये आपको मैंने बता दिया। लेकिन कभी कभी यह बोला जाता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना हो तब इसकी एंट्री क्या होगी? तो तब उसकी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक परचेज का ही भाग होता है, इसीलिए तो उसको बाहर लिखते हैं। अब अगर इसको अंदर लिखना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में लाना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एसेट्स है हमारा, तो when the closing stock is to be adjusted inside the trial balance, then the amount of purchase will be reduced to that extent। जितना क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य है उतनी राशि परचेज में से कम हो जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक उसके साथ आ जाएगा। तो ऐसा ट्रायल बैलेंस जिसके अंदर एडजस्टमेंट भी दिखाए हुए हो तो वो ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाता है। और जब आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाकर फिर फाइनल अकाउंट बनाओगे तब तो फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई एड लेस का कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड द इफेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट ऑफ द पेंडिंग ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर विच वर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज ए फुट नोट। तो दो तरह का ट्रायल बैलेंस होता है, सिंपल ट्रायल बैलेंस विदाउट एडजस्टमेंट और एक adjusted trial balance in which all pending transactions are incorporated। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का मैंने दोनों मेथड से प्रेजेंटेशन आपको बता दिया। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री और क्लोजिंग स्टॉक का प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट। जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो तब क्या करना है और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ हो तब क्या करना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है तब क्या होगा? जितना क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि जब आपने परचेज में से घटा दिया तो फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में आइटम दिए गए वो सब एक जगह ही आते हैं, दो जगह कभी नहीं आते, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज करके अगर आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया तो फिर क्या होगा? परचेज ऑटोमेटिकली घट गया तो फिर परचेज तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सिर्फ एक बार बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। कब नहीं लिखेंगे? जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है, जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में लिखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है ना वो एक्चुअल कॉस्ट के आधार पे भी हो सकता है और एस्टिमेशन के आधार पे भी कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय एस्टिमेशन के लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर फिर मैं समझाऊंगा। अभी आपने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट समझना है। नाउ नंबर 2, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस में पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हिंदी में इसे बोलते हैं बकाया व्यय।
बकाया या अदत्त व्यय। अदत्त जो दे नहीं है, जो दिए नहीं है, वो अदत्त व्यय कहलाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आर दोज एक्सपेंसेज which are due, which are related to current year but remains unpaid till date of preparation of balance sheet, till date of preparation of final account, या at end of the year, then it is called as outstanding expenses. And outstanding expenses are always the liability of the business, or is example of current liability of the business. और जब लाइबिलिटी है तो फिर वो क्रेडिट होगा। और हमें जब एडजस्टमेंट करना है तो जो एक्सपेंसेस जो बाकी रह गया, हमने पेमेंट नहीं करा है, फिर भी हम फाइनल अकाउंट बनाते समय कंसर्न एक्सपेंसेज में जोड़ेंगे। जैसे अगर आपने वेजेज देना बाकी रह गया तो हम एंट्री करेंगे, जो हमने वेजेज पेड कर दिया उसकी एंट्री तो वेजेज टू कैश ड्यूरिंग द ईयर हो गई, पर जो वेजेज हमारा हमने करंट ईयर में पे कर देना चाहिए और हमने नहीं किया, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। वो क्या होगी? वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। तो जो ट्रेडिंग में आने वाला आइटम है वेजेज, उसमें हम क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेज कर देंगे और इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, वो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की। क्या होगी? एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट पेड, बीइंग एक्सपेंसेज ड्यू बट नॉट पेड। अब ये जो एक्सपेंसेज है जितना बाकी रह गया उतने से ही होगी एंट्री। और अब एक्सपेंसेज भी दो तरह के हमारे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेज जैसे वेजेज है, मान लो वो बाकी रह गया तो वो ट्रेडिंग में आता है। तो वेजेज में है ना, जितना आउटस्टैंडिंग वेजेज है वो ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देंगे करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेज। और अगर ये सैलरी देना बाकी रह गया एंड ऑफ द ईयर, तब हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, राइट। तो जितना सैलरी पेड कर दी उसकी एंट्री तो ड्यूरिंग द ईयर हुई थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो बाकी रह गया उसकी एंट्री हमने अब करी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट में जो दोनों अमाउंट है ना वो ऐड हो जाएंगे। जो पेड कर दिया उसमें जो अनपेड अमाउंट है वो ऐड करके बैलेंस शीट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कौन सी अमाउंट आएगी? जितना एक्सपेंसेज का अमाउंट देना बाकी रह गया। जो हमने पेड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर वो तो हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और जितना बाकी होता है ना वो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होता है। और जितना एक्सपेंसेज देना बाकी रह गया वो उस संबंधित व्यय में उतना ऐड हो जाएगा, भले ही हमने उसका पेमेंट नहीं करा, और वो फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दिया जाएगा। तो ये दोहरा लेखा हो गया, डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत उसका इफेक्ट हो गया। तब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही लाभ और हानि बताएगा और हमारी बैलेंस शीट भी व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति बताएगी। अगर हम सभी मदों में आवश्यक समायोजन नहीं करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस विल नॉट रिवील द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस एंड द वेरी पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी जेओपार्डाइज्ड। इसलिए ये जरूरी है कि अंतिम खाते बनाते समय सभी मदों में, व्यवहारों में आवश्यक समायोजन करें। तो ये एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो अगर मान लो मैं बोलूँ सैलरी हमने पेड करी 50,000 रुपये, तो एंट्री होगी सैलरी टू कैश, वो ड्यूरिंग द ईयर हुई। अब बोला अभी 10,000 रुपये एंड ऑफ द ईयर सैलरी के देने बाकी रह गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब वो सैलरी टोटल कितनी होगी? 50,000 जो पेड कर दी, 10,000 पेड नहीं करी, टोटल 60,000 होगी। तो अब इसको आप क्लोज करोगे तो यू नो सैलरी अकाउंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है और वो P&L में दिखाया जाता है। तब हमारा सैलरी अकाउंट को फिर क्लोज करने की एंट्री बनेगी, वो क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी 60,000 रुपये। मतलब टोटल सैलरी आएगी P&L में, जो पेड कर दी है वो प्लस जो पेड नहीं करी है, दोनों को मिला के P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी करेंगे। और जो अनपेड अमाउंट ऑफ सैलरी है 10,000 रुपये ना, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो ये एंट्री हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी के हम 50,000 की जगह 60,000 रुपये कर देंगे और फिर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ना
आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, सैलरी अकाउंट 60,000 रुपये आएगा सीधा P&L में डेबिट साइड में, और जो 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई है वो सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही आएगा। ठीक है। और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है जो हमने करंट ईयर के एंड में पेमेंट तो नहीं करा, हमने एडजस्टमेंट कर दिया, हमारे एक्सपेंसेज में ऐड तो कर दिया, बट इट डजंट मीन दैट यू हैव पेड, यू हैव टू पे 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द सब्सिक्वेंट ईयर। इसलिए फिर क्या होता है, वर्ष के अंत में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं ना, उसकी रिवर्स एंट्री बनाई जाएगी नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डे को। और वो हमारी जैसे सैलरी की आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, तो अगले साल में फर्स्ट डे को होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 10,000। तो इन दोनों की फिर पोस्टिंग हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में आ जाएगा टू सैलरी अकाउंट 10,000 और सैलरी अकाउंट में आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। और इस तरह से वो रीओपन करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से 4 एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड। पहला जैसे पे किया सैलरी तो सैलरी टू कैश 50,000, फिर 10,000 पे देना बाकी रह गया तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री करी एंड ऑफ द ईयर, वो हुई सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। फिर थर्ड एंट्री बनी क्लोजिंग एंट्री एंड ऑफ द करंट ईयर, वो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी 60,000। और फिर अगले साल में पहले दिन जो एडजस्टमेंट एंट्री थी ना उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्या होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी 10,000। तो ये जो ओनली प्रीपेड एक्रूड आउटस्टैंडिंग और अर्नड, ये जो 2 इनकम के और 2 एक्सपेंसेज के एडजस्टमेंट है, इन्हीं का रिवर्स एंट्री बनेगी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। ठीक है। नाउ एक्सपेंसेज का ही दूसरा एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड PAID प्रीपेड एक्सपेंसेज को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय। ऐसे एक्सपेंसेज जो आपने पहले ही दे दिए हैं, पूर्वदत्त या अग्रिम चुकाए गए व्यय। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई माल खरीदना है या कोई सेवाओं का जो शुल्क देना है वो हमने पहले ही दे दिया और वो माल अथवा सेवा अभी हमें नहीं मिला है, तो ऐसे व्यय पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। तो जो एक्सपेंसेज आपने करंट ईयर में पेड कर दिया लेकिन आपको उसका बेनिफिट करंट ईयर में अभी तक नहीं मिला है, तो इट इज जस्ट लाइक योर एसेट्स, बिकॉज इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल गेट द गुड्स और सर्विस यू वोंट हैव टू पे। तो अदत्त व्यय, बकाया व्यय हमारे लिए दायित्व होता है व्यवसाय का, तो इसके अपोजिट पूर्वदत्त व्यय हमारे व्यवसाय का एक चल संपत्ति है, करंट एसेट्स है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज आर दोज एक्सपेंसेज which are paid in advance, which are related to next year, but which have been paid at end of the year, during the current year, and the benefit of which will be derived to our business in the subsequent year. तो प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या हो गया, ये हमारा एक पर्सनल एक्सपेंसेज का एग्जांपल है। कैसा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है, क्योंकि वो हमारे किसी को देने बाकी है तो किसी व्यक्ति को देने बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जिस तरह से किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेज भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि मैंने 50,000 रुपये किराए के एडवांस दे दिए, किसको, किसी व्यक्ति को। इसलिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेज है वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एंड ऑफ द ईयर। ठीक है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज जैसे जनरली इंश्योरेंस प्रीमियम में हम बीमा कराते हैं ना, तो जिस डेट को आपने बीमा कराया उस डेट से लेके बराबर 12 मंथ्स का अगले साल के 1 दिन पहले तक का बीमा होता है। जैसे अगर मान लो किसी ने 7 जुलाई 2019 को बीमा कराया है, तो उस बीमा का टर्म कब एक्सपायर होगा, 7 जुलाई को कराया तो 6 जुलाई 2020 को रात को 12 बजे, ये 1 ईयर होता है। तो अब अगर आप मान लो फाइनल अकाउंट बना रहे 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद 6 जुलाई तक जितना डेज का जो प्रीमियम होता है ना, वो आपका प्रीपेड है, क्योंकि आपने पेमेंट तो ड्यूरिंग द ईयर कर दिया, बट
your benefit of the insurance will be derived up to 6 जुलाई 2020। तो जो एक्सपेंसेज अगले वर्ष से संबंधित है आपने चालू वर्ष में चुका दिए तो वो आपके पूर्व दत्त व्यय है, वो आपकी संपत्ति है, इसलिए इसकी हम एंट्री करेंगे ना तो डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट। जैसे आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया था तब हमारी एंट्री थी, मान लो आपने 6000 पेड किया, एंट्री थी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000। अब उसमें से 1000 रुपया वो अगले साल से संबंधित है, यानी कि उसका लाभ हमें अगले साल तक मिलेगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज, या इंश्योरेंस प्रीमियम नाम दिया हमने, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 रुपये, ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई। अब आपने जब इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट तो 6000 किया था जब पेमेंट किया, और जब एडजस्टमेंट एंट्री की तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 से वापस क्रेडिट कर दिया, तो नेट डेबिट कितना रह गया? ओनली 5000। तो फिर जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, क्लोजिंग एंट्री करेंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के P&L में कितना आएगा? 5000। एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 5000। पेमेंट 6000 हुआ, लेकिन 1000 रुपये का लाभ हमें अगले साल तक मिलेगा, वो आपका प्रीपेड है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेज को कंसर्न एक्सपेंसेज में से घटा दिया जाता है और फिर बैलेंस शीट में ना एसेट साइड में दिखाया जाता है। ये कब होगा? जब वो प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेज का एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा। अगर मान लो आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, तब आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जितना इंश्योरेंस प्रीमियम था वो तो घट जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? जो इंश्योरेंस प्रीमियम 5000 ही रहा वो तो P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। अब प्रीपेड एक्सपेंसेज का भी है ना, नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डे को रिवर्स एंट्री बनेगी। क्या होगी एंट्री? वो होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। और मैं अगर एक इन जनरल बात करूं तो एंट्री होगी क्या? एंड ऑफ द ईयर को देखो ये एडजस्टमेंट एंट्री हुई, अगले साल के पहले दिन एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेज, और वो दोनों खाते वापस खुल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उनमें लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन बाय subtracting from concerned expenses while preparing trading account and profit and loss account as the case may be according to the nature of the item, direct expenses again direct expenses, and दूसरी बार it will be shown in the asset side of the balance sheet। और वही प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बैलेंस शीट में सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है डेबिट साइड में ना, तो वो ओनली बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, दो जगह नहीं आएगा, फिर एक ही जगह आएगा। When the prepaid insurance premium is taken into trial balance, it means that concerned item has already been adjusted, so there will be no need to subtract prepaid expenses from concerned expenses while preparing trading and profit and loss account। तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेज का एडजस्टमेंट एंट्री है। नरेशन लिख दोगे आप, बीइंग एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस, ठीक है, जो भी नाम होता है एक्सपेंसेज का नाम आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेज। आई एम श्योर दैट यू गॉट द पॉइंट। अभी तक हमने 3 एडजस्टमेंट किए, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और एक्सपेंसेज के 2 एडजस्टमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, और इन दोनों का एडजस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप फाइनल अकाउंट बनाते समय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को कंसिडर ही नहीं करो तो क्या होगा, इफेक्ट बता सकते हैं? अगर मान लो आपने सैलरी के 80,000 रुपये देने थे, आपने 60,000 ही दिए और 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग जो था उसका एडजस्टमेंट नहीं करा, इसका मतलब क्या होगा? आपने एक्सपेंसेज कम लिखे। एक्सपेंसेज कम लिखे इसका मतलब हो गया आपका प्रॉफिट ज़्यादा, और प्रॉफिट जब ज़्यादा होगा तो आपको नुकसान है क्या? प्रॉफिट या इनकम ज़्यादा होगी तो इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम ज़्यादा होगी, रॉन्गली ओवरकास्ट होगी, तो आपके जो एम्प्लॉयज एंड सैलरी जो स्टाफ मेंबर है वो भी सैलरी एंड वेजेज ज़्यादा और डिमांड करेंगे, तो और जबकि आपका वास्तव में इतना प्रॉफिट है ही नहीं, तो एक तरह से आपका जो है ना एक्सपेंसेज बढ़ जाएगा, व्यय भार बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाएगा और देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ कैपिटल।
ठीक है। उसी तरह जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, वो अगर आपने पेड कर दिए और अगर आपने उसका एडजस्टमेंट नहीं करा तो इससे क्या होगा, हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और करंट ईयर के एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण इनकम कम, तो ऐसी स्थिति में आपका जो है बिजनेस का गुडविल खराब होगी। अगर आपका रॉन्गली प्रॉफिट आप कम दिखाते हैं तो इसका मतलब है आपका मैनेजमेंट पुअर है। कम प्रॉफिट दिखाओ तो क्या लॉस है, समझ गए ना। देयर विल बी डिस्टोर्ट ऑफ गुडविल, इट विल आल्सो रिफ्लेक्ट द मैनेजरियल इनएफिशिएंसी एंड कई बार ऐसे अच्छे एम्प्लॉइज वो छोड़ के जा सकते हैं कि उनको पता है कि यहाँ प्रॉफिट इतना कम है तो ये हमें फ्यूचर में क्या एडवांसमेंट इंक्रीमेंट देंगे, तो अच्छे एम्प्लॉय छोड़ के भी जा सकते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाओ आप गलती से तो भी नुकसान है और कम दिखाओ तब भी नुकसान है। तो इसलिए सही क्या है, वी मस्ट ऑलवेज डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, वी मस्ट ऑलवेज डिस्क्लोज द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, वी मस्ट डिस्क्लोज द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस बाय मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट। और अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते तो फिर ऐसी स्थिति में व्यवसाय के लिए फ्यूचर में ट्रबल हो सकता है। तो ये हमारे 3 एडजस्टमेंट थे। चौथा एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं इनकम से रिलेटेड, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हिंदी में बोलते हैं अर्जित आय। Income which is earned during the year, which should have been received during the year, but not received till date of preparation of financial statement is called as accrued income. It is just like assets of the business. अर्जित आय, ऐसी आय जो हमने वर्ष के दौरान अर्जित कर ली है, हमने कमा ली है, लेकिन हमें मिली नहीं है। तो ऐसी आय जो हमने अर्जित कर ली, जिसे प्राप्त करने का हमें अधिकार हो गया लेकिन मिली नहीं है, प्राप्त नहीं हुई है, तो वो उपार्जित आय कहलाती है। ये हमारे लिए संपत्ति के समान है। अगर आपको व्यवसाय का सही लाभ और हानि ज्ञात करना है तो ऐसी आय जो आपने कमा ली है, अर्जित कर ली है, भली प्राप्त नहीं हुई है, तो इसे आपको अपनी इनकम में जोड़ना चाहिए और ये आपकी एसेट्स के समान है, इसलिए इसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। और ये कितना अर्जित आय है, क्या आय अर्जित है, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होता है। एक्रूड इंटरेस्ट हो सकता है, एक्रूड कमीशन हो सकता है, एक्रूड रेंट हो सकता है, ठीक है। तो जो भी एक्रूड है, एडजस्टमेंट है इनकम का, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है। तो जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप ऐसे करोगे, एक्रूड इनकम, इनकम का नाम आ जाएगा और मैं यहाँ की जनरल एंट्री लिख रहा हूँ। एक्रूड इनकम अकाउंट है बेटी हमारी एसेट्स है। एक्रूड इनकम अर्जित आय मतलब जो हमने पैसे कमा लिए और नहीं मिले, किससे नहीं मिले, किसी व्यक्ति से नहीं मिले, इसलिए एक्रूड इनकम इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसलिए एक्रूड इनकम पर्सनल अकाउंट हो गई, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है और इसकी एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, इससे हमारी इनकम क्रेडिट कर दी हमने तो इनकम बढ़ जाएगी। द नेचुरल बैलेंस ऑफ इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। इफ यू फर्दर क्रेडिट ए पर्टिकुलर इनकम, इट विल इंक्रीज योर इनकम, दैट पर्टिकुलर इनकम टू दैट एक्सटेंट। जैसे मान लीजिए आपको कमीशन के 60,000 रुपए मिलने चाहिए, आपको 50,000 ही मिले ड्यूरिंग द ईयर, तो जो 50,000 मिले उसकी एंट्री तो आपने करी कैश कमीशन या बैंक अकाउंट डेबिट कमीशन, और अब एंड ऑफ द ईयर 10,000 रुपए का जो कमीशन आपको मिल जाना चाहिए और मिला ही नहीं है, तो वो आपका एक्रूड कमीशन है, वो आपका अर्जित कमीशन है। उसकी एंट्री होगी एक्रूड कमीशन अकाउंट है, टू कमीशन अकाउंट। तो टू कमीशन आपने 10,000 रुपए किया तो कमीशन ऐड हो गया, क्रेडिट हो गया, वो टोटल 60,000 हो गया, और एक्रूड कमीशन है वो आपका एसेट्स हो गया, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। और कमीशन जो P&L के क्रेडिट में आएगा, पहले अंदर लिखोगे 50,000 रुपए, फिर ऐड एक्रूड कमीशन 10,000 करके टोटल 60,000 रुपए बाहर लिख दोगे P&L के आउटर कॉलम में, और 10,000 रुपए आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट्स हेडिंग के अंतर्गत लिखोगे। ये हो गया हमारा एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम विच इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय एडिंग इन द कंसर्न इनकम, and it is also presented
इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स। तो दो जगह दिखाया जाएगा। लेकिन अगर एक्रूड कमीशन मान लो मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख देता हूं तो फिर क्या होगा, एंट्री तो यही होगी एक्रूड कमीशन टू कमीशन। इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट के नाम से ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आ जाएगा एक्रूड कमीशन 10,000, और जब मैं करूंगा टू कमीशन 10,000 तो कमीशन 50,000 पहले से ही क्रेडिट था, 10,000 मैंने और क्रेडिट कर दिया, तो फिर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में टोटल कमीशन तो आ जाएगा 60,000 पे क्रेडिट में, और डेबिट साइड में आ जाएगा एक्रूड कमीशन 10,000 पे। और जब ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे, जो टोटल कमीशन 60,000 में वो तो P&L में क्रेडिट में आ जाएगा, एडेड है ऑलरेडी, अब हमें शो नहीं करना पड़ेगा। और जो 10,000 पे एक्रूड कमीशन डेबिट साइड में दिया हुआ उसको आप क्या करोगे, उसे आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखोगे। तो जो एडजस्टमेंट है और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए तो फाइनल अकाउंट में एक ही जगह आएंगे। और एक्रूड कमीशन भी हमारा एक पेंडिंग ट्रांजेक्शन है, तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री हुई एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, अगले साल में फर्स्ट डे को वापस इसकी भी रिवर्स एंट्री होगी, और वो क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम। और वो अगले साल के खातों में इनकम अकाउंट भी खुल जाएगा, एक्रूड इनकम भी खुल जाएगा। और एक्रूड इनकम है वो तो पर्सनल अकाउंट है, वो तो बैलेंस से बंद हुआ और बैलेंस से ही वापस रीओपन होगा, और फिर ये एंट्री जो हुई उसमें एक्रूड इनकम में टू इनकम एंड ऑफ द ईयर था, और बिगनिंग में हो जाएगा इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम। तो इनकम अकाउंट में आएगा टू एक्रूड इनकम और एक्रूड इनकम आ जाएगा बाय इनकम। ठीक है, तो ये इसका एक्रूड इनकम का मीनिंग, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, उसका प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट, जब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ हो तब क्या करना है और बाहर दिया हुआ तब क्या करना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारा इनकम से रिलेटेड दो और एडजस्टमेंट है, सॉरी एक और एडजस्टमेंट है, वो है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम को हम बोल सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हिंदी में इसे कहेंगे हम अनुपार्जित आय। उपार्जित का अपोजिट होगा अनुपार्जित। ऐसी आय जो आपको चालू वर्ष में प्राप्त तो हो गई पर अभी आपने कमाई नहीं है, आपने उसके लिए जो आपको काम करना था बिजनेस को आपने किया नहीं है, तो वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ना, वो आपका एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि आपको रुपए पहले ही मिल गए पर अभी तक आपने काम नहीं किया है, सेवाएं नहीं दिया है, so it's a part of your liability. Why? Because in the next year when you will render the service, you won't get anything because you already received the consideration of the services that you have rendered in the subsequent year. तो अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऐसी आय जो आपको चालू वर्ष में प्राप्त हो गई लेकिन आपने उससे संबंधित अभी सेवाएं नहीं दी है, तो वो अनुपार्जित आय कहलाती है। ऐसी आय अगले वर्ष से संबंधित हो जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, चालू वर्ष में अंतिम खाते बनाते समय अनअर्न्ड इनकम को संबंधित आय में से घटाकर लिखेंगे, मतलब P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में संबंधित आय में से घटाएंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, कि मुझे 10,000 रुपए एडवांस मिल गए, किससे मिले, किसी व्यक्ति से मिले, इसलिए अनअर्न्ड इनकम इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। द एंट्री इज इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। जैसे मान लो कि आपको जो है ना किराए के एक साल के 60,000 रुपए मिलने चाहिए और आपको 10,000 रुपए एडवांस मिल गए, 70,000 रुपए मिल गए, तो जब आपको 70,000 मिला तब उसकी जर्नल एंट्री आपने ड्यूरिंग द ईयर की थी, क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट 70,000। अब इसमें से 10,000 रुपए ना वो अगले साल से संबंधित है, तो आप एंड ऑफ द ईयर एंट्री करोगे, क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट 10,000। तो रेंट अकाउंट 70,000 से क्रेडिट था, अब आपने 10,000 से डेबिट कर दिया, तो नेट क्रेडिट कितना बच गया, 60,000। तो इसलिए P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में 60,000 ही आएगा। आप पहले लिखोगे बाई रेंट 70,000 लेस अनअर्न्ड करोगे 10,000, आउटर कॉलम में 60,000 आएगा, ठीक है। और जो 10,000 पे एडवांस है ना उसको बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी।
क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसलिए जो पर्सनल अकाउंट है इसी कारण वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। यू नो ओनली बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर शोन इन द बैलेंस शीट एट एंड ऑफ द ईयर। अब ये अर्नड इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम तो एंट्री हुई एंड ऑफ द ईयर। अब इसकी अगले साल के फर्स्ट डे को हमें रिवर्स एंट्री भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इनकम हमारी पहले मिली भी थी, अगले साल से संबंधित है, तो अगले साल जब आप काम करोगे तो वो मिलेगा नहीं पैसा, इसलिए अगले साल का प्रॉफिट प्रभावित ना हो, इसलिए हम इसकी हमेशा रिवर्स एंट्री करते हैं। किस किस की? आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंड एक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम, इन चारों एडजस्टमेंट की ही रिवर्स एंट्री होती है। ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर अर्नड इनकम की एंट्री है, इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम, और इसका प्रभाव क्या होगा कि वो कंसर्न इनकम में से घटा दिया जाता है और अर्नड इनकम को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाता है, और अगले साल के फर्स्ट डे को इसकी रिवर्स एंट्री होती है। अगर मान लो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, तो इसका मतलब हमारी जो एंट्री है ना इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम, तो फिर इनकम में वो ऑलरेडी डेबिट करने से इनकम घट गई है, फिर पीएनएल में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ अर्नड इनकम विच इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस विल अपीयर ओनली इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो भी एडजस्टमेंट होते हैं और अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए तो वो एक ही बार आएंगे, दो जगह नहीं आते। दो जगह कौन से एडजस्टमेंट का प्रेजेंटेशन होता है? जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए गए हैं। तो ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो बाहर भी दिए गए हो सकते हैं, अंदर भी दिए हुए हो सकते हैं, तो इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये 5 एडजस्टमेंट डिटेल में बताए हैं। इनसे रिलेटेड आप बुक में से अपने एग्जाम्पल आप देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए, फिर बाद में जब हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करेंगे ना, तब ये जो मैंने आपका प्रेजेंटेशन बताया है वो आप फाइनल अकाउंट बनाते समय आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और इनके सब पे मैं आपको डिटेल में फिर नोट्स भी भेजूंगा, वो आपको कॉपी में लिखना है। और अभी जब मैं ये समझा रहा हूँ तब भी आपको अपना हमेशा कॉपी और पेन साथ में रखना चाहिए, इसको लिखते रहना चाहिए। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अभी इस वीडियो में अभी मैं ये 5 एडजस्टमेंट ही बता पा रहा हूँ, रिमेनिंग एडजस्टमेंट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन अपने बुक से कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट हो ना तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट हुए? क्लोजिंग स्टॉक एक, फिर एक्सपेंसेज के 2 एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, और इनकम के 2 एडजस्टमेंट कौन से? एक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम। ओके, वॉच दिस वीडियो completely, sincerely, try to understand and see the example from your textbook. Certainly you will be able to understand. And if you have any doubt, you can call me, you can message me through WhatsApp. I will certainly respond to you. Thank you very much. God bless you.